नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासिरा पाकिस्तानी अवाम के रोजमर्रा के अहवाल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। साहिवाल में पंजाब पुलिस की दहशतगर्दी के खिलाफ बनाए गए इदारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से किए गए कार्रवाई के बारे में बहुत से सवाल किए जा रहे हैं, जिसमें एक बच्ची और एक औरत समेत 4 लोग हलाक कर दिए गए। ये एक ऐसा वाकया था जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लफ्ज गूंगे हो गए और सिसकियां बेआवाज। मारे जाने वाले बेगुनाहों का खून आखिर किसके असर है? कौन है इसका जिम्मेदार? FIR नामालूम अफराद के नाम काटी गई। अगर मालूम है तो सिर्फ लाशें, बेजान खून में लथपथ लाशें, दहशतगर्दों की लाशें, 13 साला बच्ची, मां, बाप और दहशतगर्द टैक्सी ड्राइवर की लाशें। इंसानों से लाशें बनने में उन्हें महज दर्जन भर गोलियां ही तो इस्तेमाल हुई थीं। और हां, जिंदा बच जाने वाली 2 मासूम बच्चियां जिनकी हैरान आंखें जैसे देखे हुए सानहे से नजरें चुरा रही हों, और नन्ना उमैर जो ये बताकर हलकान हो रहा था कि उसके बाप ने आखिरी बार जिंदगी की भीख कैसे मांगी थी। डाला उन्होंने पापा ने कहा पैसे लो, मैं माफ कर दो, उन्होंने बाल सुने मैंने किया बस। वो तो फायरिंग करते रहे। फिर बाद में हम बच के जो मर गए उनको गाड़ी में डाल दिया, हमें उठा के वो पहले निकाल ले गए, फिर वापस ला के पेट्रोल पंप आ गए ना, हमें छोड़ के चले गए। फिर वो सारे आदमी आगे मैं देख के कर एक आदमी ना आदमी कहता मैं आपको घर छोड़ने लगा, उन्हें भी बाइक पे बढ़ाया तो पीछे से ये उठा के फिर ले आए। वो मेरे चाचू दहशत करते मुझे भी मारने आ गए। बच्ची पर दर्द लिया है, वो दहशत करती थी, मेरी बहन का कार का वजह था। डुगडुगी बजती है, तमाशा होता है, तालियां बजती हैं और फिर हम अपने घरों को चले जाते हैं। मदारी के इशारों पर रक्स करते ये जिस्म सवाल तक नहीं पूछते कि नाचना कब तक है और ये रक्स कैसा है। मदारी जानता है कि ये तमाशा खत्म हुआ तो उसका रोजगार भी खत्म हो जाएगा, उसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। एहसास से मुबर्रा इस समाज में हर रोज कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम बेहिस जज्बात से आरी 2 लाइनें पढ़ते हैं, देखते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। पिछले महीने चाय की प्याली में तूफान था कि सानिहा साहिवाल में बेगुनाहों के कत्ल का इंसाफ कब मिलेगा। हाहाकार थी कि खलील, जीशान, नबीला और 13 साला अरीबा के कातिल कब गिरफ्तार होंगे। कोई FIR नहीं हमारी तरफ से काटी जा रही, उल्टा पता चला है इनके खिलाफ FIR काट दी। वो खुद ही कत्ल कर गए, खुद ही मदई बन गए। आज ये मेरे बहन भाई बच्चे पड़े हैं, कल के आपके भी हो सकते हैं। ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, कोई पुलिस वाला कोई एक्शन नहीं ले रहा। जब तक इन्हें इंसाफ ना मिला यहाँ से नहीं जाएंगे। जब नून लीग की हुकूमत थी तो लोग आप ही कंटेनर पे कहते थे कि ये गुल्लू बांटते हैं, गुल्लू बांटते हैं। अब ये कौन से बांटते हैं, इनको क्यों नहीं सजा मिल रही अभी तक? पाकिस्तान के तमाम टीवी स्क्रीनों पर चलने वाले लाल रंग के ब्रेकिंग न्यूज के पट्टे चीख रहे थे। प्रोग्राम के मेजबान गुलोगीर लहजे में नकली मुकालमे अदा कर रहे थे। टक्कर की जंग जारी थी। लगता था कि कहीं और न सही टीवी पर तो इंसाफ हो ही जाएगा, लेकिन आखिर में हुआ वही जो हर मामले में होता आया है। वजीर आजम पाकिस्तान ने वजीर आला को इस्लामाबाद तलब कर लिया। पुलिस से रिपोर्ट मंगवा ली गई और इंसाफ जल्द से जल्द यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई और फिर फाइल बंद। उमैर को फाइल लगी हुई थी। उमैर को कपड़ा भी बांधा किसी ने, किसी सिविलियन ने। 6 बजे तक पट्टी नहीं की गई उसके हॉस्पिटल में, वो ऐसे ही उसको रहा है। गोली कितने बजे लगी?
गोली उसको तकरीबन लगी जाके सुबह के 11 बजे के जब फायर लगे उस टाइम 6 बजे तक जख्म उसका खुला रहा जख्म किसी ने पट्टी भी नहीं की। जो किसी आदमी बाहर वाले ने जो कपड़ा लपेटा था वो 6-7 बजे तक वो ही रहा। फिर मैंने ये रोड ब्लॉक किया, एहतजाज किया मैंने इधर पूरे रोड पे। मैंने ये अपील की खुदा रहा उसको तो पट्टी कर दो, उसको तो बचा लो। फिर जाके उन्होंने उसको पट्टी की, वरना वो बेचारा रो रहा था, चाचू मेरा कुछ कर लो, चाचू मेरा चाचू के लिए ला दो, इसको मैं कहाँ से ला के दूँ, कहाँ से ला के दूँ। चंद दिनों में ही ऐसा लगने लगा था कि ऐवान सदर के दरवाजे पर लगी इंसाफ की घंटी बज उठेगी। खलील और जीशान के खानदानों को इस्लामाबाद बुला लिया गया, शाहराहे दस्तूर पर खूब घुमाया फिराया गया और फिर मालूम हुआ कि सदर साहब कराची में हैं। बुलाया ऐवान सदर ने नहीं बल्कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने था। मैं इंसाफ चाहती हूँ बेटा, मुझे इंसाफ और मेरे बेटे के ऊपर जो लेबल लगाया गया है दहशतगर्द का, एक तो हमारा बेटा छीन लिया, वही हमारा सहारा था, और दूसरा ऊपर हमारे लेबल लगा दिया है कि हम जी न सके, हमें भी जीते जी मार दिया इन्होंने। हम इंसाफ चाहते हैं बस। ये तमाशा इंसाफ की अदालतों के सामने हुआ, मगर सिर्फ एक हफ्ते के बाद ही ये अदालतें किसी और ब्रेकिंग न्यूज में मसरूफ हो गई थीं। इंसाफ के पैमाने पर पूरा उतरने वाली हुकूमत को याद भी नहीं कि उनके दौरे इक़्तिदार के पहले 6 माह में ही उनकी हुकूमत के लिए टेस्ट केस सामने आ गया। जो उन्होंने उस वक्त जो एक कार्रवाई ज़ाब्ता पुलिस कार्रवाई कहते हैं उसको, अगर एक शिकायत आई थी कि ज़ीशान एक टेररिस्ट है यानी कि वो दहशतगर्द है, तो उसको उस पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट लगाई गई? क्या कोई FIR बनाई गई? क्या जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे के केस में आप कोर्ट में मूव किया आपने कि ये बंदा भी इन्वॉल्व था? क्या फैसलाबाद की जो वारदात हुई उसमें उनका नाम डाला गया? मैंने कहा हम सेल्फियों पे यकीन नहीं करते, हमें कानूनी तौर पे इसका रिकॉर्ड चाहिए। यहीं पे IG आया हुआ था, होम सेक्रेटरी भी थे, और उन्हें अंडरटेकिंग दी है कि 30 दिन में हम फैसला करके इन्वेस्टिगेशन करके देंगे। बहरहाल क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की ड्यूटी लगी है कि 30 डेज में हमें इसकी क्लैरिटी दें कि ज़ीशान को टेररिस्ट कैसे बनाया गया, वो टेररिस्ट है या नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि कोई बंदा प्रूव नहीं हुआ मुजरम, तो हम उसको इनोसेंट डिक्लेयर करेंगे जब तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आएगा। हैरान कुन बात तो यह है कि तकरीबन 1 माह गुजर जाने के बाद भी अभी तक न तो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है और न ही तहकीकात में कोई पेशरफ्त हुई। JIT को सांप सूंघ गया है, जल्द इंसाफ के सारे नारे दम तोड़ चुके हैं और वजीरों की तब्दीली के बारे बेहंगम में कोई और आवाज सुनाई नहीं दे पा रही है। ये दहशतगर्द है, हम पूछते हैं हुकूमत से, ये दहशतगर्द थी या जो बच्चे मारे गए वो दहशतगर्द थे? इनको जरा तरस नहीं आया मेरे मामू के ऊपर, मेरी मामी के ऊपर। इन लोगों ने सीधी गोलियां चलाई, आगे से कहते रहे मेरे मामू गोलियां ना चलाएं, जो चाहिए आप ले लें हमसे, हमें न छोड़ दें। इन्होंने उसके बावजूद हमारे मामू मामी के ऊपर गोलियां चला दी। बच्चों को भी नहीं देखा इन लोगों ने, एक बेटी को कत्ल कर दिया, उनके ऊपर गोलियां चलाई, आंखों के अंदर गोलियां मारते रहे ये लोग। कम से कम बच्चों को ही देख लेते, इनको बच्चों के ऊपर भी तरस नहीं आया। इंसाफ होता दिखाई देगा, ये अल्फाज सुन सुनकर पाकिस्तानियों के कान पक गए होंगे। ये जुमले खरोटाबाद वाक़ये, नकीबुल्लाह महसूद और रेमंड डेविस के मामले के अलावा न जाने कितनी ही बार सुनने को मिले होंगे, मगर कहीं भी इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। साहिवाल के मासूमों को इंसाफ कौन दिलाएगा? नकीबुल्लाह महसूद एक ताकतवर कबीले का नौजवान था, सारे कबायली उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हालांकि नकीबुल्लाह महसूद मामले को 1 साल बाद फर्जी एनकाउंटर तो करार दे दिया गया, मगर क्या मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकेगा? ये सवाल भी तमाम पाकिस्तानियों के जहन में गर्दिश कर रहा होगा। इस वाकये ने पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट को जन्म दिया। उसके बाद भी एक पुलिस अफसर राव अनवार को कोई हाथ तक नहीं लगा सका। मुझे तो लग रहा है
कि जी जनाब ये तो राव अनवार वाला ही केस लग रहा है, और उन्होंने कहा कि पुलिस को तो होना ही नहीं चाहिए था JIT के अंदर क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम है। तो मतलब ये जो इनिशियल फैक्ट्स थे वो सब के सब आज उलट गए। जो अहलकार है वो 16 से 6 हो गए और सबके सब वो एक सब इंस्पेक्टर और 5 कांस्टेबल्स पे चीजें डाल दी गई। बच्चे की स्टेटमेंट निगेट हो गई और साथ ही उन्होंने कहा बाकी जी एडवांस में मैंने आपको बता दिया कि JIT की क्या फाइंडिंग होगी। तो इस मामले में भी पाकिस्तानियों ने आला अदलिया की ज़बानी ये बारहा सुना कि इंसाफ होता दिखाई देगा। एक पुलिस एहलकार का एहतसाब नहीं हो सका तो बकौल वजीर कानून पंजाब ISI और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन था। वजीर आजम की सदमे से भरे ट्वीट में भी ये यकीन दिलाया गया था कि इंसाफ जरूर होगा, मगर काश कि वो FIR में से लफ्ज नामालूम ही निकलवा देते तो कुछ उम्मीद की जा सकती थी। CTD ने कहा था कि ये एक मुश्तरका CTD और ISI का ऑपरेशन था और जो पहली FIR दर्ज हुई थी इसकी, उसमें ये कहा गया कि 16 कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो कारकुन हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। आज जो उन्होंने कहा जी 16 बोला कोई नहीं थे, टोटल 6 लोग थे इस ऑपरेशन में, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर था और 5 जो है कांस्टेबल थे, बस यही थे। तो जो FIR में 16 थे वो आज 6 हो गए। जिस वाकये की फुटेज बच्चे ने देख रखी है और कातिलों की बगैर नंबर प्लेट गाड़ी, सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार, बेनकाब चेहरे जिन्हें पूरी दुनिया ने देखा हो, उनके नाम तक तो FIR नहीं कराई जा सकी, तो बाकी की और क्या उम्मीद की जा सकती है। हिम्मत है तो जरा नामालूमों के नाम मालूम करके पाकिस्तानियों को बता दें, यही इंसाफ होगा। हालांकि वजीर आला पंजाब इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और वजीर आजम इंसाफ 2 दिन के लिए रोककर बैरून मुल्क दौरे पर रवाना हो गए और जब वापस आए तो ब्रेकिंग न्यूज कुछ और बन चुकी थी। अब गुज़िश्ता तमाम मामलों की तरह इस मामले के बाद एक और JIT की तश्कील हो चुकी है। JIT का फैशन भी उरूज पर है। वाज़े शवाहिद के बावजूद JIT की तश्कील महज नजर का धोखा है। इस सानिहे का अंजाम भी गुज़िश्ता सानिहों से अलग नहीं होगा। हुकूमत कोई भी हो, निजाम कैसा भी हो, अपने अवाम की जानो माल, इज्जत व आबरू की जमानत और उनका तहफ्फुज़ हुकूमत का अव्वलीन फर्ज है। और जब कोई हुकूमत या हुक्मरान ऐसा करने में नाकाम हो जाए तो चाहे कुछ भी हो, उससे अच्छा हुक्मरान नहीं कहा जा सकता है। गजब खुदा का कि सूबा सिंध के इलाके थरपारकर में सर्दी की लहर और गजाई किल्लत की वजह से 10-12 नहीं सैकड़ों अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। किसी को खबर ना हुई कि थर कहत से 2-4 है, जहां लातादाद बच्चे मौत की वादी में जा रहे हैं। थर का 80% से ज्यादा का इलाका रेगिस्तान है। यहाँ हर वक्त आग बरसती है, यहाँ तो छांव भी जलती है। धूप की शिद्दत कोमल चेहरों को कुमला देती है और चेहरे झुलसे झुलसे लगते हैं। कहत में थरी जब बिजली चमकते हुए देखता है तो वो पाव जौला कैदी की तरह रस्सियां छुड़ाकर घर की तरफ दौड़ पड़ता है। थरी बारिश की खबर सुनते ही घर का रुख करते हैं। थर में बारिश जिंदगी की अलामत है। थर सहराए जिंदगी है। यहाँ सूरज भी जलता है, यहाँ प्यास बरसती है। थर में ये सब हमेशा नहीं रहता। यहाँ कभी कभी अब्रे करम भी जोश में आता है। सिंध में एक कहावत मशहूर है, उठो तो तर न तो बर ही बर, यानी बरस जाए तो गुलो गुलजार, ना बरसे तो सहरा ही सहरा। वहाँ पर एवरेज से अबाउट 40 to 60% रेनफॉल कम होने का चांसेस है और ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट रेनफॉल की कमी होगी सिंध में, जिससे वहाँ पे ड्राउट के खदशात ऑलरेडी भी हैं और ये जो अगर रेन प्रैक्टिकली इतनी कम हो जाती है तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग जो है तो हमारे लिए हो जाएगा।
सहराए थर में जमीनी खुदाओं की बादशाहत के बायस जिंदगी की तोहमत लिए खल्के खुदा लम्हा लम्हा सिसकने पर मजबूर हैं। भूख, प्यास और अफलास का शिकार लोग हर पल जी और मर रही हैं। कहीं किसी के मासूम से बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, कहीं किसी की बीवी बीमार है, तड़प रही है। ये जिंदगियां कैंसर से ज्यादा अजियतनाक हैं। बड़ी बेरहम और जालिम है ये जिंदगियां। जिंदगियां नहीं, हालात के शिकंजे में जकड़ी हुई उम्रें हैं। ये लम्हों का बहता हुआ दरिया है, लोग जिसकी धारे पर बेबस तिनकों की तरह बहे जा रही हैं। ये वो जिंदगी है जो एक जख्म है, गलता हुआ जख्म, बहता हुआ जख्म। यहाँ लोगों की जिंदगी पर दुख के साए हर वक्त मंडलाते रहते हैं। पहले बच्चे को दूध पिलाती है, दूसरा पेट में आ जाता है, तो उनके पास इतना वो रिसोर्सेज नहीं है जो कि वो इतना खाए, पेट में खुद भी खाए, बच्चे को भी फीड कराए, बच्चे को भी खाना खिलाए। तो न्यूट्रिशन की बहुत कमी है। पानी जैसा ना तकलीफ है, ऐसे मैंने मथे ते बबो मट खड़े जाते हैं, 5-8 जने भेड़े जाते हैं, उस खूह में छिके पानी भरे थे आवा, तो वो पानी पूरा ही कोती पड़े। असा जो मालिक को तो ढापे, नको बाढ़ता ढापे, ना गाभे ना है, ना गंदी ना है, तकलीफ में ऐसे जाम। सहराए थर में साल 2018 में गजाए किल्लत और सेहत की बुनियादी सहूलियात की नाक़िस सूरत हाल की वजह से 660 बच्चे जान की बाजी हार गए। वैसे ये सिलसिला बरसों से जारी है। अब तो बाकी बचे लोग यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हैं। उसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं कि पाकिस्तान और उसके सूबों की हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। सहरा में रहने वाले लोग गरीब हैं, बेआसरा हैं। हुकूमती ऐवानों के मीलों के फासले पर होने की वजह से उनके दुख दर्द का किसी को एहसास ही नहीं। थर के बासी हर 3-4 साल बाद इस अजाब से गुजरते हैं। इस बार भी अब तक 660 के करीब बच्चे मर गए और अभी कितने ही मौत के मुंह में जाने को तैयार हैं। कहत ज़दा थर में न खुराक है न दवाएं। आम तो वैसे आज सीजनली ये नमूनिया है, बाकी जो डायरिया था वो इतनी वो जो होती है डायरिया गैस्ट्रो वगैरह जो वो तो नहीं है। बाकी सिंपल जो डायरिया है वो केसेस हमारे पास आ रहे हैं। 1-2 गांव हैं जहाँ पे ज़्यादा थोड़ा डायरिया है, वो आ रहे हैं। हाँ, वो तो उससे पहले तो वो तो जो बच्चे एक तो कम वजन वाले होते हैं, प्रीटर्म जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल 1 दिन के 2 दिन के कम वजन, वो वहाँ पे डिलीवरी जो होती है गांव में वो पहुँचने में लेट होती है, उसकी वजह से वो हो जाते हैं। तो रेस्ट की वजह जो अभी बच्चों वाली होती है वो तो लेट नहीं, वो तो प्रीटर्म कम वजन उसकी वजह से होती है। बाकी जो नहीं पहुँच सकते तो वो लाजमी लेट आवर पहुँचे तो फिर यहाँ भी कुछ नहीं होता, फिर आगे जाते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है। गरीब के बच्चों को खाने में कुछ ना मिले और वो भूख से मर जाए तो उससे इन अमीरों की सेहत पर क्या असर पड़ता है। वो हर सानिहे के बाद फोटो सेशन करा के इमदाद का ऐलान करके अपना फर्ज पूरा कर देंगे। थर वाले मरने वाले बच्चों को दफना चुके और वो बच्चे जो भी मौत के पंजों से आजाद हैं, उन्हें बचाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। चंद दिन ये हंगामा रहेगा, फिर वही सहरा होगा, वही भूख होगी। दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती का अड्डा बन चुके पाकिस्तान में खवातीन की जिंदगी हर पल दोज़ख बनती जा रही है। पाकिस्तान में खवातीन पर हो रहे तशद्दुद के मामलात लगातार सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमतों की जानिब से कभी भी खवातीन की बेहतरी के लिए कोई मुस्बत कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में पाकिस्तान की खवातीन के पास बुनियाद परस्त सोच रखने वालों के जुल्म सहने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा है। पाकिस्तान में खवातीन पर लगातार बढ़ रहे तशद्दुद की वारदातों पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में एक सोची समझी साजिश के तहत
खवातीन को तालीम और तरक्की से महरूम रखा गया ताकि वो अपने हुकूक के लिए आवाज न उठा सकें। हालांकि पाकिस्तानी हुक्मरां दुनिया को दिखाने के लिए खवातीन को बराबरी के हुकूक और उनके तहफ्फुज के खोखले दावे करते रहे हैं और इसी मंसूबे के तहत प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन बिल भी पास किया गया था, लेकिन खवातीन को तहफ्फुज देने वाले कवानीन पर अमल आवरी के लिए सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करने की कभी ईमानदाराना कोशिश नहीं की गई। यही वजह है कि पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद की वारदातें थमने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। जहाँ हमारे यहाँ खवातीन की बात आती है वहाँ हमारी रिलीजियस पार्टीज एक्टिवेट हो जाती हैं। ये माइंडसेट बहुत ख़तरनाक है। इस माइंडसेट को ख़त्म करना तो बस की बात नहीं किसी के, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि खवातीन के बारे में जो बिल पास हुए उन्हें मेरा मुतालबा ये है, जो मैं बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे कह चुकी हूँ, कि हमारे निसाब में उन बिल्स को पेश किया जाना चाहिए। हाल ही में पाकिस्तान की एक गैर सरकारी तंजीम औरत फाउंडेशन ने खवातीन पर हो रहे जुल्म और ज्यादती को लेकर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में हमेशा खवातीन के साथ नारवा सलूक किया जाता है। उन्हें कभी मर्दों के बराबर हुकूक नहीं दिए गए। समाज में उन्हें हमेशा नीची नजर से देखा गया और उसकी बेहुरमती की सारी हदें पार की जाती रही, जिसका खमियाजा वो आज तक भुगत रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2018 में सूबा पंजाब में तेजाब से किए गए हमलों के तकरीबन 62 मामले दर्ज कराए गए हैं, जिनमें से 53 खवातीन और 9 मर्द शामिल हैं, जबकि तेजाब से किए गए हमलों के ये सिर्फ 13% ही मामले हैं जो दर्ज कराए गए थे। यानी 2018 में इस तरह के हमलों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। असल मसला है वो माइंडसेट का है। पाकिस्तानी लोगों के माइंडसेट में एक गलत, पता नहीं क्यों, वट एवर द रीजन, वट एवर द एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, एक चीज है कि मतलब अगर इफ अ गर्ल इज बोल्ड और इफ अ गर्ल इज आउटस्पोकन, या अगर वो बाहर घर से जाके काम कर रही है, बेशक वो अच्छा काम कर रही है, तो वो उसको बगैर जाने बगैर समझे ये बात करते हैं कि शायद ये कुछ गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो एक गलत कॉन्सेप्ट है। और इसके लिए हम कुछ चेंज नहीं कर सकते सिवाय लोगों के माइंड को चेंज करने के। इससे पहले एसिड सर्वाइवर फाउंडेशन और दूसरी गैर सरकारी तंजीमों ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि तेजाब डालकर जलाए जाने के 56% मामले सिर्फ पंजाब में पेश आए हैं, जिसकी जानकारी इन तंजीमों ने पंजाब के अरबाबे इक्तदार को दी थी, लेकिन आज तक इस मामले में कोई मुस्बत कार्रवाई नहीं की जा सकी है। खवातीन के हवाले से ये तशद्दुद तब से शुरू हो जाता है जिस वक्त वो अपनी माँ के पेट में है। ऐसी औरत के जिसके यहाँ अल्ट्रासाउंड के बाद ये पता चल जाए बेटी पैदा होने वाली है, तो उसके ना खाने का ख्याल रखा जाता है और ना ही आराम का। ये लड़की पैदा हुई तो किसी ने डर के मारे उस बच्ची की दादी को मुबारक नहीं दी, क्योंकि वो लड़ पड़ेगी आगे से कि किस चीज़ की मुबारक दे रही हो मुझे। रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया है कि इन 62 मामलों में से 21 मामले पंजाब के शहरी इलाकों के हैं, जहां रहीम यार खान और फैसलाबाद से 6 मामले, खानेवाल से 5 और रावलपिंडी से 4 मामले सामने आए हैं, जबकि 32 मामले दूर दराज के इलाकों जिसमें ओकारा, कसूर, बहारी, बहावलपुर और बहावल नगर शामिल हैं, वहां से सामने आए हैं। इसके अलावा गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, झांग, मुल्तान, साहिवाल और मुजफ्फरगढ़ से 8 मामले दर्ज किए गए हैं। 21 मामले तो पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में पेश आए हैं। अब हैरानी की बात तो यह है कि लाहौर, जो पंजाब का सबसे तरक्की याफ्ता शहर है, उसके बाद भी इस तरह की वारदातें पेश आना उसकी तरक्की पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। ये बर्दाश्त ही नहीं करता कि कोई खातून अपना हक ले। तो औरतें हम तक पहुंची तो उनमें से कुछ औरतें ऐसी थी जिनके नाक काट दिए गए थे, जिनके बाल पीछे से काट दिए गए थे, जिनको गंजा कर दिया गया था, जिनकी उंगलियां तोड़ दी गई थी, उनकी हड्डियां टूटी हुई थी। ऐसी औरतें भी आई जिनकी पूरी बॉडी के ऊपर नीले बड़े बड़े निशान थे। आदाद-ओ-शुमार से भी ये जाहिर होता है कि इनमें से 18 मामले आपसी रंजिश और घरेलू झगड़े के थे, जिसमें से ज्यादातर खवातीन शादीशुदा होती हैं और इस तरह के मामलों में ज्यादातर हाथ उनके शौहर, सास और ससुर का होता है।
तकरीबन 13 मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें खवातीन दहशतगर्दों की अताब का शिकार हुई हैं। के वो केसेस जो अखबारों में पढ़ते हैं या इदारों तक पहुंचते हैं वो कुछ केसेस हैं। कई ऐसे केसेस हैं जो कि वो घरों से ही बाहर नहीं आते, वो खानदानों से बाहर नहीं आते, क्योंकि हमेशा जो ज्यादती करने वाला है वो कोई अजनबी नहीं होता, वो अपना घर का एक मेंबर होता है या कोई जानने वाला होता है। तो इन हालात में कभी भी वो केसेस बाहर नहीं आते। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां रोजाना खवातीन असलहे के जोर पर अगवा हो रही हैं, जना बिलजबर का शिकार बन रही हैं। उन्हें कारी करार देकर उनके वालिदैन और खाविंद को इक़दाम कत्ल पर मजबूर किया जा रहा है और जुल्म के इस निजाम को कबायली रिवायत का नाम देकर बर्दाश्त कर लिया जाता है। औरत को एक तरह से कुर्बानी का बकरा समझा जाता है, जो कभी अपने खाविंद की इज्जत बचाने के लिए जान की कुर्बानी देती है, तो कभी किसी संगीन जुर्म में मुलव्विस भाई और बेटी की जिंदगी का कफ्फारा अदा करती है। पाकिस्तान की फजा में खुल रही दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती खवातीन के लिए जानलेवा बनती जा रही है। गैरत के नाम पर कारोकारी जैसी घिनौनी करतूतों में इजाफा हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में हर महीने तकरीबन 70 से 80 औरतों के चेहरों पर तेजाब फेंककर उनके चेहरों को मस्ख कर दिया जाता है। लेकिन हुकूमत ये समाज के खुद साख्ता ठेकेदार खवातीन की जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाले दहशतगर्दों से कभी निजात दिलाने की कोशिश नहीं करते। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारे को यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।